नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल ज़िंदगी जिंदा दिल में आज वास्तव में एक जिंदा दिल इंसान विनायक राजहंस जी हमारे सामने जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। एक विलक्षण प्रतिभा के धनी, कलम के सिपाही, मीडिया जगत से बहुत अपना नज़दीक का संबंध रखते हैं। कई बड़े मीडिया हाउसेस में, कई अखबारों में कार्य कर चुके हैं और इनकी लेखनी से निश्चित रूप से साहित्य समृद्ध हुआ है, अखबार के संपादकीय पृष्ठ समृद्ध हुए हैं और हिंदी और उर्दू पर इनकी पकड़ बहुत ही मजबूत है। और ये मेरा एक सौभाग्य है कि विनायक जी मुझसे काफ़ी हद तक पिछले 15 सालों से जुड़े हुए हैं। इन्होंने मेरे साथ ही बीएड की डिग्री ली थी। जब मैं आर्यवर्त इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन में बीएड में पढ़ाता था, मैं प्रवक्ता था, तब इन्होंने सन 2007 और 8 के बैच में वहाँ से बीएड किया है। तो बातें धीरे धीरे होती रहेंगी और इनके बारे में हम और भी तारुफ कराते रहेंगे। तो सबसे पहले ये सौम्य सा चेहरा जो आपको दिख रहा है सामने स्क्रीन पर, अब मंद मंद मुस्कुरा भी रहा है, इनसे हम कहेंगे कि ये खालिस विनायक राजहंस का एक परिचय दें कि विनायक राजहंस आखिर क्या चीज़ हैं, क्या उनकी शिक्षा दीक्षा है। थोड़ा सा अपने निजी नितांत अपने बारे में कुछ बताएं। सर, सबसे पहले तो आपको प्रणाम और सभी सुनने वालों को प्रणाम। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं 2 लाइनों में अपनी बात या अपने को कहना चाहूँगा। मेरी ज़िंदगी की बड़ी मुख्तसर सी कहानी है सर। मेरी ज़िंदगी की बड़ी मुख्तसर सी कहानी है। लब पर आए हैं और अखियों में पानी है। बहुत खूब। इतना है मेरा। बाकी आपने जिक्र कर ही दिया कि 2007 में मैंने बीएड किया है, आपके निर्देशन में, आपके मार्गदर्शन में। इसके अलावा जहाँ तक पास्ट लाइफ का सवाल है, तो मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हिंदी साहित्य में एमए किया, उसके बाद बीएड किया। और बीएड के बाद चूँकि मेरा रुझान, मेरा शौक़ लेखन की तरफ था, लिखना पढ़ना मेरा शौक़ रहा है, कई अखबारों और पत्रिकाओं में लिखता रहा हूँ मैं। तो 2008 में फिर मैं मीडिया की तरफ फिर मेरा झुकाव हो गया। मैंने वहाँ से फिर मीडिया में बाकायदा एक प्रोफेशनल के तौर पर मैंने करियर शुरू किया, सब एडिटर के तौर पे। उसके बाद आज करीब 13-14 साल हो रहे हैं। देश भर के कई अखबारों में, पत्रिकाओं में और वेबसाइटों में मैं बतौर सब एडिटर या सीनियर सब एडिटर के तौर पे रहा, काम किया। और आज एक पब्लिकेशन हाउस में मैं काम कर रहा हूँ। तो जर्नी बहुत ही अच्छी भी थी, कुछ मायनों में थोड़ा सा तकलीफ दे भी रही, लेकिन जो भी रहा बस सब बेहतर ही रहा। ज़िंदगी से कोई शिकवा नहीं दे रहा और आज आपके सामने हूँ इस रूप में। नहीं, बहुत बढ़िया बात आपने कही। ज़िंदगी से कोई शिकवा नहीं, ज़िंदगी से कोई शिकवा होना भी नहीं चाहिए। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होती है और आप इस समय हमारे YouTube चैनल पर हैं जिसका नाम ही ज़िंदगी जिंदा दिल है। तो ज़िंदगी जिंदा दिल होती है और आप एक बहुत ही सुलझे हुए, बहुत जिंदा दिल इंसान हैं। थोड़ा सा अब आप अपने परिवार के बारे में बताएं। आपके परिवार में कौन कौन है? आप ऊंचाहार के रहने वाले हैं, मुझे जानकारी है, और थोड़ा सा अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं। दरअसल मैं एक शिक्षक परिवार से संबंध रखता हूँ। मेरे पिता एक शिक्षक थे कृषि शिक्षा विभाग में, और मेरे 2 बड़े भाई हैं, एक बहन है, मेरी माता जी हैं और मेरी पत्नी है और मेरा एक बेटा है। ये मेरा परिवार है। मेरे एक मंझले भाई जो दिल्ली में रहते हैं, बड़े भाई जो ऊंचाहार रायबरेली में रहते हैं, मैं आपके सामने लखनऊ में हूँ। बस इतना सा है। लखनऊ से आपका जुड़ाव काफ़ी रहा। यहाँ पर आप जनसंदेश टाइम्स में भी रहे और भी अखबारों में रहे। तो लखनऊ से आपने बीएड किया। ऊंचाहार भी लखनऊ से बहुत दूर तो नहीं ही कहेंगे। तो कैसा लगता है आपको लखनऊ में प्रवास, लखनऊ का समय? हाँ, जहाँ तक मैं जानता हूँ आप छत्तीसगढ़ के रायपुर में और जगहों पर भी काम करके आए, दिल्ली में आपका काफ़ी समय बीता। तो लखनऊ और इन 2 विशेषकर जगहों में आपको क्या परिवर्तन दिखाई देता है? एक लाइन में कहूँगा सर कि लखनऊ में ज़िंदगी है।
मैं दिल्ली से बेहतर, रायपुर से बेहतर, बाकी जगहों से बेहतर लखनऊ को समझता हूँ। लखनऊ में हमेशा से रहने की सोचता रहा हूँ, रहा भी हूँ, 4.5-5 साल रहा हूँ, उसके पहले 10 साल पहले तकरीबन। चाहता हूँ कि लखनऊ मेरी ज़िंदगी में शामिल हो, एक किरदार की तरह लखनऊ को शामिल करना चाहता हूँ। इससे बेहतर शहर मुझे कहीं नहीं लगा। मैं दिल्ली के रंगीनियों में खूब रहा, घूमा, देखा, महसूस किया, लेकिन जो ज़िंदगी या जो जिंदा दिली आपके चैनल का जो नाम है, जहाँ लखनऊ में है वो कहीं नहीं है। ज़िंदगी लखनऊ है, लखनऊ में ही ज़िंदगी है। सही बात है। शाम अवध तो हमारे लखनऊ की नज़ाफ़त ही नफासत भी है। तो ये बताएं, मीडिया हाउस में आप रहे, अखबारों में आपने काम किया, आपकी लेखनी के गंभीरता को, लेखनी के पैनेपन को मैं बहुत नज़दीक से जानता हूँ, काफ़ी आपको पढ़ने जानने का मौका मिला। तो आप किस दौर में, आप कई अखबारों और पत्र पत्रिकाओं में रहे, वो कौन सा दौर था जो आपको लगता है कि आपका सबसे अब तक का गोल्डन पीरियड था, कि यहाँ मुझे काम करके बहुत अच्छा लगा? सर, मैं 2008 में मैंने जब रायपुर छत्तीसगढ़ में अखबार में करियर की शुरुआत की, तो उसके बाद मैं दिल्ली गया, 3 साल वहाँ रहा। लेकिन उसके बाद 2011 में जब मैं लखनऊ आया और वहाँ से लेके 2014 तक 3-3.5 साल का जो वक्फा रहा, जो अंतराल था, वो गोल्डन कह सकते हैं मेरे ख्याल से। इस अंतराल ने सही मायने में मुझे पत्रकारिता के धर्म को सिखाया, बताया और ज़िंदगी से भी रूबरू कराया। तमाम मसाइल पेश हुए ज़िंदगी में, कई मसलों को हल किया हमने, कई मुश्किलातों का सामना भी किया, फिर भी सबको हंसते हंसते सबको झेलना हुआ। लेकिन लखनऊ शहर की एक खासियत है कि आपके तमाम मसाइल को, तमाम मसलों को अपने आप हल करने का आपको मादा देती है। वो हमने देखा है। आप वक्त पर छोड़ दीजिए, तो समय के साथ वो हल होता जाएगा। ये चीज़ कहीं नहीं मिलती, किसी भी शहर में नहीं मिलती है, नहीं मिलता है। ये बेहतर रहा। ये लखनऊ का जो दौर था मेरा 3.5-4 साल का, ये बेहतर रहा है। इसको आप सुनहरा कह सकते हैं, गोल्डन पीरियड कह सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये बताएं कि आप, जब, मेरे पास जहाँ तक जानकारी है, जब 2019 में देश के आम चुनाव हो रहे थे, मोदी जी अपना 5 साल का टर्म पूरा कर चुके थे, तो आप बीजेपी से भी बहुत नज़दीक से जुड़े और उनके थिंक टैंक के रूप में भी आपने काम किया। फिर ये भी रहा कि जो उसका मैनिफेस्टो निकला उसमें भी आप का दखल रहा, अमित शाह के साथ आपने जो है उसको भी तैयार करवाया था। तो इस बाबत अपनी वो कौन सी वेबसाइट थी जिसके थ्रू आप काम करते थे, तो थोड़ा इसके बारे में विस्तार से बताएं। ये खुलासा कर दिया आपने। मैं इसको चाहता था कि ये खुलासा ना हो, बहुत लोगों तक ना पहुँचे। ये सही है कि मैं बीजेपी के साथ तो नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि इसके साथ सीधा मेरा जुड़ाव नहीं रहा। इसका थिंक टैंक जो माना जाता है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन, दिल्ली में नवा सौदा रोड पर है, जहाँ भाजपा का पुराना दफ्तर रहा करता था। उसकी एक शाखा थी जिन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च किया था, eCharcha.in के नाम से, जहाँ पर नज़रिया पेश किया जाता था, ओपिनियन। मैं उस साइट पे रहा, वेबसाइट में तकरीबन 1 साल। उसी दौरान भारतीय जनता पार्टी के विचारों और कार्यकलापों को समझने तथा उसके साथ जुड़कर काम करने का मौका मिला। और आपने जैसा मैनिफेस्टो का जिक्र किया, तो ये एक सीक्रेट ही था, लेकिन सामने आ गया। उसमें मैंने किया है काम। मैनिफेस्टो में क्या कुछ वो लाना चाहते थे, देश के लिए करना चाहते थे, किस तरह का काम होता है उनके संगठन में, ये सब भी जानने का मौका मिला। ये एक अलग तरह का अनुभव है, पत्रकारी अनुभव से अलग ही अनुभव था ये। लेकिन इसने भी ज़िंदगी का एक नज़रिया हमको दिया जीने का, समझने का, क्योंकि वो दुनिया भी एक अलग ही होती है, राजनीति की दुनिया पत्रकारिता की दुनिया से अलग होती है। इन दोनों ने एक नज़रिया जो बना कर दिया है, वो बेहतर रहा है, वो अच्छा रहा है। मुझे किसी व्यक्तिगत पार्टी से कोई वैसा लगाव या अनुटाव जैसा कुछ नहीं है। मैंने एक कार्यकर्ता या कहीं कर्मी की हैसियत से काम किया, वहाँ पर अच्छा रहा। उस दौरान 1 साल का जो वक्फा था, काफ़ी बेहतर रहा मेरे ख्याल से। तो कई अखबारों, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स और कई उर्दू पत्रिकाओं से गुजरते हुए आज आप लखनऊ पुनः वापस आए हैं
जैसा कि मैं जानता हूं कि बीच के समय में आप काफ़ी लंबे अरसे से अपनी माताजी की बीमारी की वजह से ऊंचाहार में अपने घर पर ही थे, उनकी सेवा शुश्रूषा कर रहे थे। बीच में आपके बेटा भी हुआ जो अब 1.5 साल का हो चुका है। तो अब जो आपने नया कार्य शुरू किया है, एक पब्लिशिंग हाउस जो गोमती नगर में है, उसके बारे में बताएं। और आपने जो एक बहुत रोचक सी जानकारी दी थी कि एक अपना ऐप के माध्यम से आपने ये जॉब हासिल की है, बिना किसी चीज़ के एक ऐप आपने लोड किया और उसके थ्रू आपको जो एक अच्छी ठीक ठाक जॉब मिल गई और आप उसको कर रहे हैं। इन दोनों चीज़ों के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। सबसे पहले तो ऐप के बारे में बताना चाहूँगा कि शुरुआत वहीं से हुई थी। एक दिन अचानक ही ऐसे ही एक विज्ञापन ऐप का मैंने टीवी पर देखा और मैं घर में बैठा हुआ था, तो उसमें उन्होंने इसी ऐप के बारे में बताया जो जॉब सर्चिंग को लेकर के था। उसको मैंने देखा और मैं टेक्नोक्रेट नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा तकनीक पर विश्वास नहीं करता, फिर भी मैंने ऐसे ही मोबाइल खोला और उस ऐप पर लॉगिन किया और अंदर गए। वहाँ देखा अपनी मतलब कि बहुत सारी चीज़ें थी, जॉब तमाम तरह के थे। तो मैंने ऐसे ही उस पर अप्लाई किया और मुझे यकीन नहीं था कि वहाँ से कोई रिस्पांस आएगा, कोई जवाब मिलेगा। लेकिन आश्चर्य हुआ कि 1 महीने बाद वहाँ से कॉल आई, वहाँ के मानव संसाधन विभाग की तरफ से, कि आपने अप्लाई किया था और आपको इसके लिए बुलाया जाता है, आप फला तारीख को यहाँ पर आ जाइए। तो मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने बताया पहले तो कि जिस पद के लिए अप्लाई किया है वो पद हमारे यहाँ है ही नहीं। तो मैं वापस चला आया। फिर कुछ दिनों के बाद फिर उनका एक फ़ोन आता है, अब हमारे यहाँ रिक्वायर है उस पद के लिए, आप आ जाइए, आपसे बातचीत करनी है। तो मैं यहाँ गया, उन्होंने बताया कि रिक्वायर है, तो मैंने उसके लिए उनका इंटरव्यू दिया और फाइनली सिलेक्शन भी हो गया। तो मैं वहाँ उस पब्लिकेशन हाउस में जुड़ाव मेरा हो गया। जहाँ तक पब्लिकेशन में जुड़ने और काम करने का सवाल है, तो वहाँ पर मैं बतौर प्रूफ रीडर कम क्रिएटिव राइटर के तौर पे हूँ इस समय। वहाँ की जो बुक्स हैं, किताबें हैं, उनका रीडिंग करने के साथ साथ उनके यहाँ जो कंटेंट राइटिंग होती है, क्रिएटिव राइटिंग होती है, उसकी भी जिम्मेदारी है। तो एक तरह से ये जो अखबार में मैं काम किया करता था संपादन का, उससे थोड़ा सा जुड़ा हुआ ही काम है। संपादन का काम और प्रूफ रीडिंग का काम, दोनों लगभग थोड़ा सा जुड़ा हुआ काम है। वैसा ही काम जैसा मैं अखबारों में करता था वैसा ही यहाँ कर रहा हूँ। आनंद वहाँ भी आता था काम में, आनंद यहाँ भी आता है। बस काम का दबाव तो रहता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर है तो आपके टारगेट सेट कर दिए जाते हैं डेली के, उस लिहाज से काम का दबाव है। लेकिन काम अगर आप मन से करते हैं, दिल से करते हैं, तो दबाव आप महसूस नहीं करते हैं। जो आपके मन का काम होता है, कितना भी दबाव हो, दिल से कर रहे हैं और आपके मन का काम है, दबाव आप पर हावी नहीं हो पाता है, आप उसको सहजता के साथ करते चले जाते हैं। अच्छा, ये भी बताइए जो पब्लिशिंग हाउस है इसका नाम क्या है, ये कहाँ पर है, क्या कार्य कर रहा है? ये पब्लिशिंग हाउस BFC पब्लिकेशन के नाम से है और गोमती नगर में है, सहारा अस्पताल के बिल्कुल सामने। इसका बेस कैपिटल है, BFC कैपिटल के नाम से है। इसके कई सारे वेंचर हैं, उन्हीं में से एक पब्लिकेशन भी है। लॉकडाउन के दौरान इसके मालिक को, जिंदल साहब को ये लगा कि पब्लिकेशन में जाना चाहिए, तो वो उन्होंने पब्लिकेशन की शुरुआत की। लेकिन उस समय लॉकडाउन लग गया था, उस वजह से काम सही से नहीं हो पाया। उसके बाद पिछले 1.5 साल पहले उन्होंने इसमें टीम पूरी की, हायरिंग शुरू की और उसके बाद पब्लिकेशन का काम अच्छे से शुरू किया उन्होंने। और आज ये पब्लिकेशन पिछले 1.5 साल में 1000 से भी ज़्यादा किताबों का प्रकाशन कर चुका है। तो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, इतने कम समय में इतनी किताबों का प्रकाशन करना। हिंदी के अलावा ये अंग्रेजी, गुजराती, तमिल, तेलुगु आदि कई भाषाओं में भी किताबों का प्रकाशन करते हैं। तो मालिक शरद बिंदल साहब बहुत ही जिंदा दिल इंसान है। वो एक कर्मचारी नहीं, एक परिवार के सदस्य के तौर पर अपने कर्मियों को रखते हैं और उनके साथ पेश भी आते हैं। बहुत बढ़िया। तो आपको तो हम पिछले 15 सालों से जान रहे हैं। आप जब से हमसे जुड़े सन 2007 और उसके बाद 8 से, और जहाँ भी आप रहे, चाहे वो आप रायपुर में रहे, आप दिल्ली में रहे, आप लखनऊ में रहे, या आप इलाहाबाद में रहे, या आप अपने घर ऊंचाहार में रहे, बराबर आपसे संपर्क रहा। ये मेरा सौभाग्य रहा और आपकी कलम के हम बहुत बड़े मुरीद हैं। आप बहुत बढ़िया लिखते हैं, आपकी सोच, आपकी सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं।
एक तरीके से कहें कि हम भी आपके फ़ैनों में शुमार हैं, तो अतिशयोक्ति नहीं है। और बहुत कुछ आपसे हमने सीखा भी है जीवन में। ये जो जुड़ाव हमारा और आपका है, ये एक बहुत सौभाग्य की बात है। मुझे इस बात को कहने में कहीं से भी कतई कोई संकोच नहीं है कि मेरा जो 6 साल का कैरियर बीएड और एमएड की फील्ड में रहा, वहाँ के आप सबसे अनमोल रत्न थे। और शायद आपसे ज़्यादा जुड़ाव मेरा किसी से नहीं रहा। अब तक 6 बैच के बीएड के और 2 बैच के एमएड के जो भी स्टूडेंट्स निकले थे, पहले दिन से लेकर के और आज तक आपसे लगातार संपर्क है। ये एक बहुत ही अच्छी बात है और बहुत सौभाग्य की बात है। अब चलते चलते, चूँकि 15 मिनट 48 सेकंड का समय बीत चुका है, हम चाहेंगे कि आप कुछ संदेश अपने जीवन के निचोड़ से निकाल करके, जो कुछ भी, चूँकि आप गंभीर चिंतन वाले व्यक्ति हैं, तो कुछ ऐसा एक निचोड़ दें जो हमारे जो दर्शक इसको देखें, उनको कुछ अपील करे, कुछ प्रभावित करे और वो उसे अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें। देखिए सर, मेरा जो जीवन है वो प्रेरणा लेने के लिए नहीं, सबक लेने के लिए है। मेरे जीवन से आप सबक ले सकते हैं, प्रेरणा नहीं। क्योंकि बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, मैंने उसको देखा, महसूस किया। प्रेरणा के लिए नहीं, सबक के लिए, सबक के तौर पर है। और मेरे पिताजी जो अध्यापक थे, वो एक बात हमेशा कहा करते थे कि बेटा, आपको काबिल बनना है, काबिल बनिए। अगर आप काबिल हैं तो नौकरियां या रोज़गार आपको ढूंढेंगी। अगर आप काबिल नहीं हैं, आप नौकरियों को ढूंढा करेंगे। तो मेरा भी यही मानना है कि आप काबिल होइए, आपके लिए रास्ते खुलते जाएंगे। ये मैंने अपने जीवन में देखा है, महसूस किया है। मैं जब जॉबलेस था या रोज़गार की स्थिति में नहीं था, मेरे पास अचानक फ़ोन आता है कि आप कहाँ हैं इस समय। मुझे लोग ढूंढते हैं फेसबुक पर या फिर कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर ढूंढा, और उसके बाद फ़ोन किया कि आप कहाँ हैं, आपको बड़ी मुश्किल से तलाश है, आपकी ज़रूरत है इस संस्थान को, आप आइए, मुझसे मिलिए। तो वो पल, वो बहुत खुशी देता है जीवन में कि आपको कोई ढूंढ करके आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बनाता है। इस तरह का व्यक्तित्व, इस तरह का की ज़िंदगी लोगों को लेना चाहिए कि वो किस काबिल बन सकें, इस जगह पर पहुँच सकें, वो आपको ढूंढ सकें और ढूंढ करके आपके लिए अवसर बनाएं। मेरा तो यही कहना है कि आप अपने को ऐसा बनाइए, लोग आपके पीछे भागें और आपको अवसर खुद दें, ना कि आप अपने लिए अवसर बनाएं। बहुत बढ़िया। आज आपने अपने व्यस्त समय में से हमारे लिए आज की शाम निकाली। आपसे बहुत अच्छी मुलाकात हुई। हमारी आपकी मुलाकातें तो अभी चलती रहेंगी, लंबे समय तक चलती रहेंगी। आज की मुलाकात भी अभी लंबी ही चलेगी, लेकिन चूंकि दर्शकों के लिए, सुनने वालों के लिए आजकल लोग अधीर रहते हैं, छोटे कंटेंट चाहते हैं, बहुत बड़े कंटेंट नहीं चाहते। हम 18 मिनट से ऊपर निकल चुके हैं। तो आपके बेहतरीन व्यक्तित्व को नमन करते हुए और आपकी लेखनी को प्रणाम करते हुए हम अपनी बात को अब विराम देंगे। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप और बहुत बढ़िया लिखें, बहुत बढ़िया चीज़ें करें, हमें और बहुत कुछ आपसे सीखने और जानने को मिले, आपकी लेखनी से बहुत कुछ अच्छा पढ़ने को मिले। माँ सरस्वती की कृपा आप पर यूं ही बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद विनायक जी, आपको हमसे बात करने के लिए। आपके उज्जवल भविष्य के लिए ढेरों ढेर शुभकामनाएं और ढेरों आशीर्वाद।